गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू द जागृति ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म। आप हमारे वीडियो को यूट्यूब से लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी और अब हम एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक कंसेप्ट भी हमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक बार ये करने से पहले हम थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैशबैक, थोड़ा सा 1 मिनट का फ्लैशबैक कर लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे वो रिलेशन क्या थे वेरिफिकेशन वाले? हमारे पास ये था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे पास था सम ऑफ द जीरोज विल बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी इज इक्वल टू सी बाय ए। ये ए बी और सी क्या थे याद कीजिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। Here A is coefficient of x square, B is equal to coefficient of x। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ये हमारा कल जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, यहां तक का फ्लैशबैक हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द थिंग इज दिस, द इक्वेशन, द पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, this is our given polynomial. Okay class, first of all we have to find how we have to factorize this equation। quadratic equation का हम factorization कैसे करें? हमने splitting the middle term जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, तो हम आज एक बार इसका वापस रिवीजन करेंगे कि सर splitting the middle term हम कैसे करें। तब आप देखिए, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा बेटा, हमारी जो x इक्वेशन है, इसका x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है? What is the coefficient of x square? Here 1. Multiply this constant with the coefficient of x square. Multiply this constant with the coefficient of x square. Minus 8. ये हमारे मल्टीप्लीकेशन करने पे आया, ध्यान रखना, दिस इज द साइन फॉर द मल्टीप्लीकेशन। Minus 8 multiplied by with the coefficient of x square, I got here as a minus 8. Okay, now splitting the middle term। मिडल टर्म अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करें तो ये हमारा मिडल टर्म है, यस और नो? तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक करने के बाद आना चाहिए -2। इसका मतलब है वैल्यूज को प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास आना चाहिए -2। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज गो विद द साइन। बच्चे गलती कहां पे करते हैं? बच्चे साइन को साथ में नहीं लेते। ऑलवेज कंसिडर द साइन। ओके, आई हैव टू सिलेक्ट 2 वैल्यूज। मुझे 2 वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए -8 और ऐड करने पे आए -2। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे -8। तो पहले आप देखिए -8, पहले हम कंसीडर करते हैं 8 पे। पहले हम ध्यान देंगे 8 पे, कौन सी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 8 इजीली आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 8 एंड 1। ओके, लेकिन यहां पे हमारे पास इन्हें कोई भी प्लस माइनस करने से, कॉम्बिनेशन से मेरा 2 तो कहीं से भी नहीं बन रहा है। 8 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 9 बन जाएगा, 8 में अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 7 बन जाएगा। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास 2 तो कहीं भी मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं करता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब मुझे चाहिए कौन सा? अब मैं ध्यान देता हूं इस पे,
अगर मैं 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अभी मैं साइन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, अभी मैं केवल वैल्यूज पे ध्यान दे रहा हूं। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन से मेरा आंसर बन सकता है, बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया है। मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आना चाहिए -8 और प्लस माइनस करने पे मेरे पास आना चाहिए -2। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आनी चाहिए। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए कि सर मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे -8, कोई भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू माइनस की होगी, तभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस में वैल्यू आएगी। वी ऑल नो दैट प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस विल ऑलवेज रिजल्ट इन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में से मुझे एक वैल्यू तो नेगेटिव लेनी ही पड़ेगी। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -2। सो मेरे पास दो कॉम्बिनेशन बन गए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा है -8। अब सवाल उठता है मैं कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करूं। सर मैं माइनस का 4 लूं या 2 लूं या फिर 4 -2 लूं। तो अब एक बार आप ऐसा कीजिए, आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, यहां पे मेरे अब ये वाली वैल्यू काम आएगी। अगर मैं -4 + 2 करता हूं तो मेरे पास कितना आया -2, और अगर मैं 4 - 2 करता हूं तो मेरे पास आएगा 2। और आप सबको पता है मेरे को कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मेरे पास क्या चाहिए था -2, मतलब वैल्यूज को प्लस करने के बाद मेरे पास आना चाहिए -2। तो इस कॉम्बिनेशन से मेरे पास आ रहा है -2। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, अब हम सिलेक्ट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस मिडल वाले टर्म को ब्रेक करेंगे। कौन सी वैल्यूज में, -4 और -2। जस्ट लुक एट ये क्लास, x², जो पहला टर्म है उसे एज इट इज लिख दीजिए, जो पहला टर्म है उसे एज इट इज लिख दीजिए, और जो मेरा लास्ट टर्म है उसे -8 एज इट इज लिख दीजिए। अब मैंने -2 को कैसे ब्रेक कर दिया, -4 और यहां पे ये मेरे पास आ गया +2। अब इसके साथ x है तो इनके साथ x जुड़ जाएगा। काफी बार बच्चों की गलती ये भी हो जाती है कि वो यहाँ पे x नहीं लिखते हैं। हमने -2x को -4x + 2x के अंदर ब्रेक कर दिया। ओके, यहां तक हमारा हो गया। एक बड़ा स्टेप हमारा इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सिंपल स्टेप की तरफ। अब देखिए क्लास, इसमें कॉमन ढूंढिए आप, जो वैल्यूज आपके कॉमन आ रही है फर्स्ट स्टार्टिंग 2 टर्म्स में और पीछे के 2 टर्म्स में, तो आपकी जो वैल्यू कॉमन आ रही है आप वो वैल्यू कॉमन उठा लीजिए। हमारा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x² और -4x, दोनों के अंदर हम देखें तो हमारा x कॉमन आ रहा है। टेक x एज ए कॉमन, हियर आई विल गेट एज x -4। ओके, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे एज इट इज आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x -8। यहाँ पे x नहीं है लेकिन 2 एंड द मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज 8 इज लाइंग देयर, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया कॉमन। तो अब मेरे यहाँ पे पास आ गया x -4। अब देखिए क्लास, हमारे पास एक चीज और आती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को सॉल्व करने के लिए एक सबसे हमारे पास यहाँ पे ये प्लस पॉइंट रहता है कि अगर आपके ये ब्रैकेट की वैल्यू सही आई है, सही का मतलब है सेम आई है, अगर ये ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर आपके यहाँ पे वैल्यू की ब्रैकेट की वैल्यू अगर थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है, अगर यहाँ पे x -4 यहाँ पे x +4 आ गया है, यहाँ पे x -3 यहाँ पे 2x + xy आ गया है, कुछ भी आ गया है, अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई है इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है, या फिर वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम मेरे तो यहाँ पे सही आ रही है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ये एक तरह का क्रॉस चेक प्रोसीजर रहता है। तो अब मैं देखिए बेटा इस स्टेप के अंदर, और यहाँ पे मेरा क्या कॉमन आ रहा है, x -4 कॉमन आ रहा है। अगर मैंने x -4 दोनों से कॉमन ले लिया तो मेरे यहाँ पे क्या रह गया x, और यहाँ क्या रह गया +2। अब देखिए बेटा यहाँ पे मेरा ये आंसर आ गया, ये मेरा आंसर अभी तक नहीं आया बिकॉज वी आर डीलिंग विद द जीरोज, हियर वी आर डीलिंग विद द जीरोज। तो ये दो मेरे वैल्यूज क्या कहलाती है, आप हमेशा ध्यान रखना, जिन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे मेरी पूरी इक्वेशन आती है वो कहलाते हैं फैक्टर्स। वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। सो दीज टू आर फैक्टर्स।
ये दो मेरे क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन मुझे क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जीरोस। अब बात आती है सर जीरोस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, हद से ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को एक बार जीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ पे x प्लस 2 को इक्वल टू जीरो रखिए। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 4 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। तो ये मेरे एक बार अल्फ़ा आ गया और एक बार बीटा आ गया। तो मैं इसको एक बार अल्फ़ा कंसीडर कर लेते हैं और इसको मैं बीटा कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ तक मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर अभी तो मुझे वेरिफिकेशन करना है। किसका करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो देखिए आप लोग, अगर मेरी इक्वेशन, मुझे मेरी इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक बार आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इससे आप सभी a b c की वैल्यू साइड में लिख दीजिए। a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, b की वैल्यू आ रही है मेरे पास -2 और c की वैल्यू आ रही है मेरे पास -8। a b और c की वैल्यू मुझे मिल गई। ये मैंने जब मेरे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो मेरे को ये वैल्यू मिल गई। तो अब देखिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो यहां पे आप लिखिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर क्या था, आप याद कीजिए, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू क्या थी 4 प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या थी प्लस -2। ओके, अब माइनस, फॉर्मूले का माइनस जरूर लगाएं। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2 और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। तो देखिए क्लास, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया मेरे पास +2। 4 में से 2 गए तो मेरे पास बचा 2 और यहाँ पे मेरे पास 2, ये हो गया मेरा हैंस वेरीफाइड। जो मेरे से बोला गया था मैंने उसे वेरीफाइड कर दिया। क्या मेरा कंप्लीट हो गया, नहीं। अभी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है मेरे पास 4, बीटा कितना है -2, सी कितना है मेरे पास -8 और ए कितना है मेरे पास 1। ठीक है, तो 4 इंटू -8 कितना हो गया, 4 इंटू -2 हो गया -8 और ये -8 अपॉन 1 हो गया मेरे पास -8। ये हो गया मेरे पास हैंस वेरीफाइड। ठीक है क्लास, तो यहां तक अगर जब आप पूरा करोगे तब आपको जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मैं पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन कर लूँ और वेरिफिकेशन नहीं करूँ तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। अरे बेटा करने में क्या दिक्कत है, जो सबसे टफ वाला पोर्शन था वो तो आपने कर लिया। अब वेरिफिकेशन अगर आपका छूट जाता है, रह जाता है, कोई भी कारण, किसी भी कारण की वजह से अगर आपके कोई दिक्कत आ जाती है और ये पोर्शन आप नहीं कर पाते हो तो इसका आपका कम से कम 1 या 1.5 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप ये पूरा कीजिए। ओके, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं एक बार, पहले इस बार कंपैरिजन पहले ही कर देते हैं। तो मेरे a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, b की वैल्यू किसके आ गई मेरे पास -4 और c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 1 इंटू 4। कांस्टेंट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास x नहीं है तो क्या हुआ, s आ गया। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है 4। यहाँ पे आप साइन बनाइए मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का साइन इसलिए बना है ताकि हमें याद रहे 1 इंटू 4 मेरे पास क्या आया है 4। ओके, उसके बाद हम कह रहे हैं सर प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास आना चाहिए -4। क्या आना चाहिए -4। तो क्लास सबसे पहले मुझे फैक्टर्स करने पड़ेंगे किसके, 4 के। अगर मैं फैक्टर्स करता हूं, सबसे पहला आता है 4 इंटू 1। ओके, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन ही सेट होता हुआ लग रहा है। देखिए 4 इंटू 1 4 आ रहा है, 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3। नहीं सर ये कॉम्बिनेशन तो मेरा नहीं बैठ रहा है, तब कोई दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं। देखिए दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं सर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2।
4 एंड 2 प्लस 2 कितना होता है बेटा मेरे पास 4। मतलब ये कॉम्बिनेशन मेरे पास सेट हो सकता है, बस थोड़े से मेरे को साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए क्लास, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आना चाहिए 4, दैट इज +4। तो एक कंसेप्ट तो क्लियर है, जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब है दोनों वैल्यूज का साइन क्या होगा मेरे, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। यानी मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 4। मेरे पास ये दो कॉम्बिनेशन बन गए। अब मैं बात करता हूँ प्लस माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए। अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 4, और अगर मैं -2 करता हूँ तो मेरे पास आता है -4। इसका मतलब मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा फिक्स बैठ रहा है। क्लास, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही आना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन सही है तो बिल्कुल सही, नहीं तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अगर आप सब कुछ गलत कर दोगे तो आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। तब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, पहला टर्म मैंने एज इट इज लिख दिया 4a² +1 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब -4s को मैंने लिख दिया -2s -2s। एक बार लिखने के बाद यहाँ पे वापस चेक कीजिए, सर -2s -4s होता है, बिल्कुल सही। -2 × -2 क्या मेरे पास 4 होता है, बिल्कुल सही। मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। अब देखिए आपका इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ रहा है 2 × s। मैंने अगर 4s² में से 2s कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा 2s, और यहाँ पे मेरे पास पूरी वैल्यू अगर कॉमन चली गई तो मेरे पास रह गया 1। ओके क्लास, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और नई सीखने को मिलेगी कि सर यहाँ पे क्या नया सीखने को मिलेगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में कराया था, यहाँ पे आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी, अगर मेरे ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव साइन आता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे कुछ भी 2s और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो साइन था वो एज इट इज लगा दिया, और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1। अब मेरा -1 यहाँ पे कॉमन आ गया है। अगर -1 कॉमन आ गया, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर के साइन दैट इज -2s, जो माइनस का था वो हो गया 2s, और जो +1 था वो हो गया -1। तो देखिए क्लास, अभी भी मेरे ब्रैकेट की वैल्यू सेम आई है। ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सेम आना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट की वैल्यू आपके सही नहीं आई, इसका मतलब आपने गलती कर दी है, और यहीं पे संभल जाना और इसको सही कर लेना। अब देखिए मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे, तो मैंने दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लिए। दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लिए तो मेरे यहाँ पे रह गया 2s और यहाँ रह गया -1। अब आप देखिए मेरे दोनों सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मैं क्या करूँ इसके अंदर, अगर कॉमन आ रहे हैं तो आने दीजिए, ठीक है। तब आप क्या कीजिए, पहले आप रखिए ये मेरे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए, फैक्टर्स। लेकिन मुझे क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, और s की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। यहाँ पे भी सेकेंड वाला भी एज इट इज है, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, सेम प्रोसीजर रहेगा, तो s इज इक्वल टू 1/2। एक को कंसीडर कर लीजिए आप अल्फा, एक को कंसीडर कर लीजिए बीटा। एक वैल्यू हो गई मेरे पास अल्फा और एक वैल्यू हो गई मेरे पास बीटा, ठीक है। अब मेरे पास क्या प्रोसीजर रह जाता है, अब मेरे पास आता है वेरिफिकेशन। अब मेरे पास क्या आज बच जाता है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है सर, 1/2, बीटा कितना है 1/2। चेक कीजिए, माइनस फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4। चेक कीजिए 1/2, हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा एक होता है। अगर आप एलसीएम भी लेना चाहते हो तो 1 + 1/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या आ जाता है मेरे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4/4 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस वेरीफाइड। ये भी वेरीफाई हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपके पास इसके दूसरे पार्ट की, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू क्या थी 1/2, बीटा की वैल्यू क्या थी 1/2, सी की वैल्यू कितनी थी सर 1, ए की वैल्यू कितनी थी 4। 1 × 1 हो गया आपके पास 1, 2 × 2 हो गया आपके पास 4, यहाँ पे भी आपके पास 4। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड।
वेरीफाइड। ठीक है क्लास, तो ये हमारे सेकंड पार्ट भी हो गया। तो इसी तरह आपको थर्ड पार्ट भी खुद को ही करना है। तो थर्ड पार्ट में आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसके लिए क्या करना है देखिएगा आप। थर्ड पार्ट में एक छोटा सा हिंट है और कोई भी नहीं है। हमें एक थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो क्लास आप यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। आपको पता है सबसे पहले x² आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उससे छोटी डिग्री, उससे छोटी पावर, दैट इज x² के बाद आएगा x और उसके बाद आएगा कांस्टेंट। तो एक बार आप इसे सिर्फ अरेंज कर लीजिए, एक बार इसको आप अरेंज कर लीजिए। मैंने आपको अरेंज करके दे दिया है और अब ये आपका होमवर्क है। एज इट इज फर्स्ट और सेकंड पार्ट के जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें, 4u² प्लस 8u। क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब आप बोलोगे अरे सर इसमें तो कांस्टेंट पार्ट दिया हुआ ही नहीं है, u का स्क्वायर दे रखा है, u दे रखा है, लेकिन कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसमें मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे लगाऊंगा। तो वेट कीजिए, अगर इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये तो और भी इजी है। अगर इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लग रहा है तो ये तो और भी इजी है। देखिए कैसे, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, 4u, तो ये रह गया मेरे पास u प्लस 2। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी अगर आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते ही आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके मेरे दो आंसर आएंगे, अल्फा और बीटा। ये बात हमेशा माइंड में क्लियर रखना। अगर आपके इक्वेशन या फिर जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर आएंगे, दो जीरोज आएंगे। अगर मेरी पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो मेरे पास अल्फा बीटा गामा एक और जीरो आएगा, दैट देयर विल बी 3 जीरोज। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 4u और u प्लस 2। इसके बाद हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाने के बाद हम क्या किया करते थे, उन दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट किया करते थे। तो ये हो गया 4u इज इक्वल टू 0 एंड अनदर वन इज u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए u इज इक्वल टू 0/4। बच्चे बोल देंगे 1 या फिर 4, नहीं, इसका आंसर आएगा 0 और इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास -2। इसको मैं अल्फा कंसीडर कर लेता हूँ और इसको मैं बीटा कंसीडर कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन में मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो देखिएगा क्लास, यहाँ पे मैं अगर इसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। तो आप देखिए x² मतलब जो क्वाड्रेटिक पैटर्न है, मतलब जो x का स्क्वायर है, यहाँ पे u² है, तो a की वैल्यू हो गई मेरे पास 4। तो आप देखिएगा a की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, a की वैल्यू हो गई 4। b मतलब जो ये x है, यहाँ पे u है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास जो b आ गया वो आ गया 8 और जो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट दिया हुआ ही नहीं है, तो जिसका कांस्टेंट पार्ट दिया हुआ ही नहीं है वो क्या हो जाएगा मेरे पास 0। देखिए आपको सिर्फ कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ 0 प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 -2, ये मेरे फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू कितना है मेरे पास 8 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये रह गया मेरे पास -2, ये हो गया 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 2 टाइम्स, और ये माइनस का साइन हमारे साथ पहले से दे रखा है, तो ये आ गया मेरे पास -2, दैट इज हैंस वेरीफाइड। अब मैं बात करता हूँ आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देखिए बेटा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 विल रिजल्ट इन 0 एंड c मेरे पास है 0 और a की वैल्यू है 4, तो ये भी मेरे पास आ गया 0, हैंस वेरीफाइड। देखिए आपको वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है करना, वेरिफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है क्लास, इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट भी अच्छा है। जो 6th पार्ट है दैट विल बी योर होमवर्क। तो मैंने आपको थर्ड पार्ट और 6th पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द 6th पार्ट इज योर होमवर्क, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स तो बिना प्रैक्टिस के एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि बेटा हर चीज़ एक बार समझ आ जाती है, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कभी प्लस की मिस्टेक हो जाए, कभी माइनस की मिस्टेक। काफ़ी बच्चे कहते होंगे सर हमारे कर तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। ये मेरा है फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए क्लास, अब सर यहाँ क्या करें? अब इसका क्या करें सर? टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें तो ना तो मेरे को टी वाला टर्म ही नहीं दे रखा है, दैट इज जो बीच वाला टर्म होता है स्प्लिटिंग करने वाले को, यहाँ पे तो वो टर्म ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कभी कभी दिमाग को यूज़ लेना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि दिमाग के बिना तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बिना दिमाग के तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। क्योंकि देखिए आपको पता है किसी का भी रूट और स्क्वायर रूट और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए रूट 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास रह जाएगा 15। मतलब जो वैल्यू 15 है उसको मैंने बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा है। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी जो क्लास 9th के अंदर आपने आइडेंटिटी पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज लेते तो लिखिए यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। लिखते ही सभी बच्चों को याद आ जाती है, ये हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि 9th से जब हम 10th में आते हैं तो हमने थोड़ा सा पढ़ना कम कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15। देखिए क्लास, सीधे हमारे फैक्टर्स बन गए। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स। अब मैं क्या करूँगा, इनको 0 से कंपेयर करूँगा, तो मेरे पास t की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15। ठीक है क्लास? और दूसरा वाला फैक्टर को कंपेयर करते हैं, t माइनस रूट 15, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 0, और ये हो गया मेरे पास t इज इक्वल टू प्लस रूट 15। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अगर LHS से RHS में जाएगी और RHS से LHS में आती है तो वो साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा और ये हो गया मेरे पास बीटा। ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा और ये हो गया मेरे पास बीटा। ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे करना है वेरिफिकेशन। क्या करना है? वेरिफिकेशन। अब मुझे क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो उसके लिए पहले मैं इसको कंपेयर कर लूँ। किससे कंपेयर करना है आपको पता है? किससे कंपेयर करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करना है हमें। ठीक है? तो देखिए सबसे स्क्वायर वाला, मतलब टी स्क्वायर का आगे क्या है, टी स्क्वायर का आगे है 1। यहाँ पे टी वाला तो है ही नहीं, तो मेरे बी हो जाएगा 0 और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे माइनस 15। क्या हो जाएगा? माइनस 15। अब जस्ट आप वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू मेरे पास है 1। अब आपको पता है 0 के अपॉन में कुछ भी होगा, यहाँ पे प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी हो गया 0। फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, माइनस रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, रूट 15, और सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, माइनस 15, और ए की वैल्यू थी 1। तो एक बार आप देखिए, रूट 15 इंटू रूट 15 यानी रूट 15 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। रूट 15 इंटू रूट 15 विल रिजल्ट इन 15, और ये जो आगे का नेगेटिव है ये मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास आया माइनस 15। ये दोनों मेरे बिल्कुल वेरीफाइड हैं, सो आई रोट इट हियर एज अ हेंस वेरीफाइड। ठीक है क्लास? बिल्कुल हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। बहुत सिंपल सा है, हद से ज़्यादा इजी था। बस आपको जहाँ पे ध्यान देना है, आपके 6 में से 4 पार्ट में तो आपके सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही लग रही है।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रही है, और हमारे पास जो दो पार्ट बचते हैं वो मैंने आपको दोनों सॉल्व कराया, और वो दोनों एज कंपेयर टू द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ज़्यादा ईजी थे। ठीक है, बस एक बार अगर वो माइंड में सेट हो गया, रटना नहीं है, वैल्यूज चेंज हो सकती है, वैल्यूज एग्जाम में चेंज होके आ गई तो फिर ये मत कहना कि अरे हमने कहाँ रट लिए, काश उस वक्त समझ लेते। ठीक है, ओके। सो नाउ क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। एक बात ध्यान देना बेटा, ये जो दो वैल्यू दे रखी है ना आपको 1/4 कॉमा -1, ये आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं, मतलब अल्फा और बीटा नहीं दिए हुए, ये आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखे हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है हमें 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है हमें -1, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें -1। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप वो चीज़ याद कर लेते हो तो देखिए क्या करना है, जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन दे रखा हो तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे हम सम और प्रोडक्ट से इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। वो कहता है हमें x² माइनस sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे पास पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है। अगर मैं यहाँ इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मेट रह जाएगा इक्वेशन का, और अगर इक्वल 0 नहीं दे रखा है तो ये मेरे पास इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। आपको कुछ नहीं करना है क्लास, यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यूज पुट करनी है? वैल्यूज पुट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसके आगे आएगा के। ये के मैंने लास्ट में क्यों लगाया, इसका रीजन है ताकि आप लोग पूछो सर ये के क्या है। ये के इतनी सिंपल चीज है, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा सर ये के क्या होता है। एक बार मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता है ये के क्या है। देखिए मेरे को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, के x², सम ऑफ जीरोस कितना है मेरे पास 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। जब भी कोई वैल्यू माइनस की रखो तो ऑलवेज यूज नेगेटिव साइन विद द ब्रैकेट। नेगेटिव साइन के साथ हमेशा ब्रैकेट जरूर लगाए, गलती होने से बचाता है, और कुछ भी नहीं है, गलती होने से बचाता है। अब देखिए क्लास ये क्या हो गया, अब आपको पता है अगर एक फ्रैक्शन में है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 1 का एलसीएम आता है मेरे पास 4। ठीक है, 4 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 की टेबल में 4 कितना टाइम आएगा 4 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x²। 4 एज इट इज है तो यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास 1x, और यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 दैट इज -4। ठीक है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4। अब देखिए क्लास k की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है वही वैल्यू आपके k की होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हियर k इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, फोर से 4 कैंसिल हो गया, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ये 4 और ये k का जो कंसेप्ट है ना ये बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे आपके 3 होता, लेट सपोज अगर यहाँ पे आपके 3 होता तो आप k की वैल्यू 3 ले लेते। अगर आपके यहाँ पे 5 होता तो आप क्या कंसीडर कर लेते, 5 कंसीडर कर लेते। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। कौन से पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमें दे रखा है
सम कितना दे रखा है हमें, सम दे रखा है हमें √2 और प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, हमें प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमारी इक्वेशन क्या थी आप सबको पता है, स्टैंडर्ड का फॉर्मेट क्या है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। x² माइनस सम कितना है मेरे पास √2 x और प्रोडक्ट कितना है 1/3। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 1 और 3 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 3, ये हो जाएगा मेरे पास 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, अब आपके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इस बार, डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके 3, डिनोमिनेटर में आ रहा है 3, तो हियर k इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपका आंसर हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूं थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, मैं आपको करा रहा हूं इसका फिफ्थ पार्ट, मैं करा रहा हूं आपको फिफ्थ पार्ट। देखिए, सॉरी, अब मैं आपको करा रहा हूं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आप देखिए क्या होगा, -1/4, 1/4, तो सम कितना दे रखा है हमें -1/4 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/4। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, k(x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। क्लास आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि मैंने हर बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट बार बार लिखता हूँ, तो क्या सर हमें भी बार बार लिखना है, लेकिन बेटा जवाब ये है कि आपके तो एग्जाम में एक ही बार आएगा ना, आपके तो एग्जाम में एक ही बार आएगा, तो जब भी आप प्रैक्टिस ऐसी डालिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोई कंसेप्ट यूज हो रहा है, कोई थ्योरम यूज हो रहा है, या फिर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज हो रहा है, तो उसे लिखिए, उसे लिखिए, उससे पता चलता है कि बच्चे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो वो टीचर उसमें मार्क्स, इन्विजिलेटर, एग्जामिनर उसमें मार्क्स नहीं कट करते। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, k(x²) सम कितना है भाई, सम मेरे पास है -1/4 और प्रोडक्ट कितना है मेरे पास 1/4। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 1। ठीक है, हियर k की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से जोर से बोल के बताइए, सुनाई नहीं दे रहा है, k की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वही मेरे k की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। तो ये क्या हो गया, हियर k इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया मेरे पास 4x² प्लस x प्लस 1/4, 4 से 4 एज इट इज कैंसिल हो गया, मेरे पास इक्वेशन आ गई 4x² प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज माई आंसर। ठीक है बेटा, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। अब हम जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट पार्ट पे। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने की कगार पे आ गई है। अब हम कहते हैं सर सिक्स्थ है मेरा 4,1। देखिए ये तो सबसे ज्यादा इजी है। सिक्स्थ है हमारा 4,1, दैट इज सम इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। सम आपका 4 आ गया, प्रोडक्ट आपका 1 आ गया। अब हम क्या कहते हैं, देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से k(x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। x², सम की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4 इंटू एक्स
और प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर अब हम k की वैल्यू क्या कंसीडर करें, इसके अपॉन में तो कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं k की वैल्यू 0 कंसीडर कर लूँ? क्या मैं k की वैल्यू 0 कंसीडर कर लूँ? ये गलती कभी मत करना। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, जिस इक्वेशन के अपॉन में कुछ भी नहीं होता, ये आप सबको पता है कि वहाँ पे क्या होता है मैथमेटिक्स में 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। सो हियर k इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड दिस विल बी माई आंसर। ठीक है क्लास, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमने क्या सीखा बेटा? एक तो हमने सीखा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी मेरे साथ स्क्वायर में दे रखा, अगर एस में दे रखा तो एस के अंदर हो जाएगा, टी के अंदर दे रखा तो टी हो जाएगा, यू में दे रखा तो यू हो जाएगा, और एक्स में दे रखा तो एक्स। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म को, हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आए आप वहाँ पे क्रॉस करके लिख देना कि सर मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और ऐड करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। और अगर बीच वाले टर्म में अगर आपके नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का क्वेश्चन आपको आना बहुत ज़रूरी है। रीज़न है सर क्यों हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आना चाहिए? क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमारे आगे भी बहुत काम आएगा। आगे हमारे एक चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिर हमारा एक चैप्टर आता है एपी, एक दो क्वेश्चन उसके अंदर भी सॉल्व होंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैक्सिमम टाइम काम आता है और क्लास 9th में भी आपने सीख रखा है और आज भी मैंने आपको वापस करा दिया है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम अब आपसे विदा लेंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय। ठीक है, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हमेशा ऐसे ही अभिनंदन रहेगा। आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बेटा, गुड डे।